मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं 2016 फरवरी के सीटेट के पेडागोजी से 30 प्रश्न उत्तरों को। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो समस्या, संसाधन, बाधा और परेशानी। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती, यानी बहुत सारी भाषाओं के लोग या बच्चे आते हैं। तो इसे शिक्षक किस रूप में ले? तो इसे एक संसाधन के रूप में ही शिक्षक को लेनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन: शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटानी जानी चाहिए। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। तो शिक्षार्थियों यानी बच्चों द्वारा की गई गलतियां को किस रूप में लेना है शिक्षक को? तो पहला हम यहाँ देखते हैं, जो नहीं होगा उसे हम पहले चिन्हित कर लेते हैं। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर, यहाँ पर बच्चों को कमज़ोर देखने का अवसर नहीं खोजना है। कठोरता से नहीं निपटाया जाना है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर होगा 2 नंबर, क्योंकि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा देखते हैं, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार होगा ये, कि पियाजे के अनुसार सभी बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। 4 नंबर देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है डैश। बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित, बच्चों पर केंद्रित जो शिक्षा होती है उसका अर्थ होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। अगला हम देखते हैं 5 नंबर, जटिल परिस्थिति को संसाधन करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शंस पढ़ते, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर एक भाषण देकर, सिर्फ भाषण देने से एक समस्या का समाधान नहीं है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर और प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, यानी ये पुरस्कार देकर भी नहीं होगा। तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, इसका आंसर होगा 3 नंबर। 6 नंबर हम देखते हैं, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन करने में सरल होगा। तो इसका उत्तर ये होगा कि बच्चे को ज्ञान के रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे। यह अपेक्षा करना एक समस्या है, समस्यात्मक रूप है ये, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो कहते हैं पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। अगला हम देखते हैं 7 नंबर, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, जब समूह में स्टूडेंट्स को सीखने के लिए किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो वो जो सीखेंगे वह ज़्यादा बेहतर होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 4 नंबर। अगला हम देखते हैं 8 नंबर, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित एड़ी से चोटी तक। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह हर व्यक्ति की गति अलग अलग होती है, लेकिन यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। अगला हम देखते हैं 9 नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है?
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसमें ये तीनों नहीं होंगे। विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 10 नंबर हम देखते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो क्रिया होती है उसके कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। 11 नंबर देखते हैं, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका अहम होती है, यानी मुख्य भूमिका परिवार निभाता है। 12 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संसाधन एवं वर्गीकरण करने क्योंकि इसका आंसर यही सही है, यह सही जो मिलान है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने के योग्य होता है। अगला हम देखते हैं 13 नंबर, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ में प्रदर्शित कर रही है, वह क्या प्रदर्शित कर रही है। तो वह अहम केंद्रित चिंतन है, कार्यकारण है, विपर्य चिंतन है, प्रतीकात्मक विचार है। तो वह काउज और इफेक्ट, कारण और उसका असर, कार्य बता रही है और उसका कारण बता रही है। अगला हम देखते हैं 14 नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो बच्चों का विकास होता है बड़ों के साथ साथ, लेकिन वह प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के, मात्रा कम होती है पर प्रकार वही होता है, इसलिए इसका आंसर है ये 2 नंबर। अगला हम देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, आधारभूत सहायता की बात यहाँ हो रही है। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो ये आंसर होगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला हम देखते हैं 16 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। अगला हम देखते हैं 17 नंबर, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इसका आंसर होगा नैतिक विचार के चरण। अगला हम देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है तथा जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। जहाँ दंड की बात है वहाँ नहीं हो सकता। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें रटने की विधि नहीं कारगर होती है। एकमात्र पाठ्य पुस्तक संसाधन होता है वो वहाँ भी काम नहीं करेगा। समूहों में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह का दिशा निर्देश करती है। अगला हम देखते हैं 19 नंबर, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। अगला हम देखते हैं 20 नंबर, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण।
तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील होता है। अगला हम देखते हैं 21 नंबर। एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यानी वह भेदभाव की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। यह टिप्पणी यही साबित करती है कि वह भेदभाव की बातें रूढ़िबद्ध जो धारणा है उसको प्रकट कर रहा है। अगला हम देखते हैं आकलन बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति बताता है। तो आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला देखते हैं हम 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला हम देखते हैं 24 नंबर। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वंचित वर्ग से जो बच्चे आ रहे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, उन पर ध्यान न दें, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दें, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है 1 नंबर। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? तो बी और को डी वाज को 100, 21 को 12 लिखना यह उसकी अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। अगला हम देखते हैं 26 नंबर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे विशेष प्रावधान करके उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जिसे आंशिक रूप से देखने में जो देख पाता है आंशिक रूप से, यानी उसे चलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो विशेष प्रावधान का मतलब है कि उसे ऐसी जगह पर बैठाना ताकि वह अच्छी तरह से देख सके, और अगर उसे आने जाने में दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए उस अरेंजमेंट करना। अगला हम देखते हैं 27 नंबर। सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो सीखना जो है वो सीखने वाले के जो भाव है, संवेग है, जो स्थिति में अवस्था में है, वो उससे प्रभावित होता है। अलग अलग लोग एक ही चीज़ को एक समय में अपने हिसाब से सीख पाते हैं क्योंकि वो अपने संवेगों से प्रभावित होते हैं। अगला हम देखते हैं 28 नंबर। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। तो इसमें सही सटीक जो है वो है ये है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला हम देखते हैं 29 नंबर। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। तो इसका सही सटीक आंसर ये है कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, उनसे बातचीत करना, उनके विचार को पूछना, ये तरीका सबसे सही होता है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इसका आंसर आसान है कि अपनी रुचि से जब कोई काम करता है, बच्चे खासकर, तो वो ज़्यादा सीखते हैं।
इसलिए इसका उत्तर होगा ये 2 नंबर। इसके साथ ही हमारी 23 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। हम कुछ और प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।